Hello students, welcome back to the channel. I am Rajesh Kumar Sethi. Today we will be continuing with the chapter microorganisms. If you have not seen the previous part of the chapter, then please go through the first part of the video. I will link the video in the description box below. Don't forget to hit the subscribe button, click the bell icon, like, comment and share my videos. In this video, we are going to discuss the topic like what are harmful microorganisms, food preservation and nitrogen fixation. The first topic, harmful microorganisms. Some of the microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. They also spoil food, clothing and leather. अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जैसे पहला पॉइंट आता है कम्युनिकेबल डिजीज का। आपने बहुत सुना होगा कि कुछ डिजीज जो है एकदम से फैल जाती हैं। जैसे आज की डेट में कोविड-19 है, कि हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, तो ये भी एक माइक्रोब्स के द्वारा स्प्रेड हो रही है। तो ऐसी डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होती हैं, इसके द्वारा एयर, वाटर, फूड और बाय फिजिकल कांटेक्ट, ऐसी डिजीज को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। अब सेकंड पॉइंट इसमें आता है कैरियर्स। कुछ इंसेक्ट और एनिमल ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कैरियर और वेक्टर्स। इसके एग्जांपल हैं हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटोस। आप मुझे बताइए, कोरोना जो आज की डेट में एक डिजीज के रूप में बहुत तेजी से फैल रहा है, कि क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज है या नहीं है। मैं ऊपर एक पोल शो कर रहा हूं, उस पर आपने क्लिक करना है। नाउ द नेक्स्ट वन, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स। अब पैथोजन की हम बात कर रहे थे, जो हाउस फ्लाई किस प्रकार से डिजीज को स्प्रेड करती है। तो जो हाउस फ्लाई है, जब किसी गंदगी के ऊपर बैठती है, किसी एनिमल एक्सक्रीटा पर बैठती है या गार्बेज पर बैठती है, तो वहां से उसकी बॉडी के अंदर पैथोजन या डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स स्टिक कर जाते हैं, और जैसे ही वहां से मूव करती है और अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती है, तो ये उन पैथोजन को अनकवर्ड फूड के ऊपर ट्रांसफर कर देती है। जब भी कोई इस फूड को ईट करता है, वो बीमार पड़ जाता है। इसलिए आपने सुना होगा, माँ बाप बार बार कहते हैं कि फूड को ढक करके रखो। पैथोजेंस जो है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। इस चारों तो हर जगह प्रेजेंट हैं, और जैसे आपको मैंने बताया, दे आर ट्रांसफर्ड थ्रू एयर, वाटर, फूड और बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। तो हमें ये थोड़ी सावधानी बरतने के लिए बताया गया है। और कुछ इंसेक्ट भी हैं और एनिमल्स भी हैं जो डिजीज को कैरी करते हैं, डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स को कैरी करते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल गिवन है, जिसमें बहुत सारी ह्यूमन डिजीज के बारे में शो किया गया है और माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है, और वो किस प्रकार ट्रांसमिट होती हैं और उनके प्रिवेंटिव मेजर क्या हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कोलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, और इनके कैजुअलिटी माइक्रोऑर्गेनिज्म शो किए गए हैं। और साथ साथ जो है उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बताया गया है, एयर के द्वारा है या वाटर के द्वारा है या फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा है, और प्रिवेंटिव मेजर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक या दो डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ये स्प्रेड होती है बैक्टीरिया के द्वारा,
और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका एयर है। तो इसमें हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर करने चाहिए कि जो पेशेंट है उसको आइसोलेशन, कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए, और साथ साथ जो उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जो उससे रिलेटेड चीजें हैं, बर्तन हैं, कपड़े हैं, वो सब के सब जो है दूर रखने चाहिए। और सुटेबल एज के ऊपर अगर इससे बचाव करना है तो वैक्सीनेशन कराना चाहिए। एक डिजीज में और ले रहा हूं, मलेरिया। ये प्रोटोजोआ के द्वारा स्प्रेड होती है और इसका कैरियर है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है मॉस्किटो है। मॉस्किटो कैसे? मॉस्किटो बाइट जब करता है तो ये अपने सलाइवा के साथ प्रोटोजोआ को हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और बचने के जो इसके तरीके क्या हैं? मॉस्किटो नेट का यूज करना चाहिए हमें, या रेपेलेंट का भी यूज कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम इंसेक्टिसाइड और दूसरे केमिकल का यूज करना चाहिए। कहां पर? जो उनके ब्रीडिंग पॉइंट्स हैं। और पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जैसा भी आपको मैंने बता दिया कि ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एंथ्रेक्स। ये एक डेंजरस डिजीज कॉज करता है ह्यूमन में भी, कैटल के अंदर भी, और ये कॉज होता है बैक्टीरिया के द्वारा। और ये डिजीज कॉज करता है फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल, एंड इट इज कॉज बाय वायरस। अब प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स के अंदर भी कुछ डिजीज होती हैं जो उसकी ईल्ड को, उसकी प्रोडक्शन को कम कर देती हैं। और इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ केमिकल या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज करके इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ प्लांट डिजीज के देखे हैं, सिट्रस सेंकर, रस्ट ऑफ व्हीट। सिट्रस सेंकर जो बैक्टीरिया से होती है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर है। ऐसे ही जो रस्ट ऑफ व्हीट है फंजाई के द्वारा होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और सीड्स है। भिंडी के बारे में भी शो कर रखा है, ये आप देख ही लेंगे, इसे पढ़ लेंगे आप इससे। अब आता है फूड पॉइजनिंग। कई बार पार्टी में जाते हैं और पार्टी में जी भर के खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद जब आप घर आते हैं तो आप कहते हैं मेरे बहुत ही पेट में दर्द हो रहा है। वो किस वजह से होता है? एक्चुअल के अंदर आपने ज्यादा खाना खा लिया, उस वजह से नहीं है, वो होता है फूड पॉइजनिंग की वजह से। और फूड पॉइजन में कब कन्वर्ट होता है? जो शादियों में या पार्टियों में जो खाना बना होता है वो काफी टाइम पहले बना होता है। अगर आपने स्टार्टिंग में खाना खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ देर के बाद खाया तो क्या होता है कि वो बार बार गर्म करने से उसमें माइक्रोब्स, ये काफी लंबे टाइम तक रखे रहने से माइक्रोब्स डेवलप होते हैं, और जो फूड के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनस बन जाता है। और जब भी कोई इस फूड को कंज्यूम करता है वो सीरियसली इल हो जाता है, मतलब बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमें फूड को प्रिजर्व करना। अब फूड प्रिजर्वेशन मेथड, पहला मेथड है केमिकल मेथड। नॉर्मली आपने देखा होगा घरों के अंदर हम जो अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें सॉल्ट और तेल का यूज करते हैं, नमक और तेल का यूज करते हैं। ये कॉमनली घर में यूज होने वाले प्रिजर्वेटिव हैं जो माइक्रोब्स के अटैक को प्रिवेंट करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक को प्रिवेंट करते हैं। इसमें हम कुछ केमिकल भी यूज करते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है। ये कॉमन प्रिजर्वेटिव है जिनका हम जैम के अंदर, स्क्वैशेस के अंदर यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्राचीन काल से ही, ओल्डन डेज से ही जो है सॉल्ट का यूज जो है फिश मीट का यूज कर रहे हैं। फिश और मीट के अंदर कॉमन सॉल्ट का यूज कर रहे हैं। वो इसलिए करते हैं कि जो सॉल्ट है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर,
आप घर में जैम, जेलीज और स्क्वैशेस का यूज करते हैं जिसमें शुगर एज ए मेन कंटेंट यूज होती है। शुगर क्या काम करती है? जैम या जेलीज के अंदर मॉइस्चर की परसेंटेज को कम करती है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती और फूड स्पॉइल नहीं होता है। तो बाय ऑयल एंड विनेगर, अचारों के अंदर तो आपको पता ही होगा, जो पिकल्स वगैरह आप यूज करते हैं, इसके अंदर कॉमनली हम क्या यूज करते हैं? ऑयल और विनेगर का यूज करते हैं, जो क्या काम करते हैं? जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं और पिकल्स को स्पॉइल होने से बचाते हैं। आप लोग दूध तो पीते ही होंगे और आपने एक स्लोगन अमूल की गाड़ी के ऊपर लिखे हुए देखा होगा, जिसमें ये है कि अमूल दूध पीता है इंडिया। और वो जो दूध जो है, मिल्क जो है, वो पैकेट में आता है और उस पर लिखा होता है पेस्चराइज्ड मिल्क। अब ये पेस्चराइज्ड वर्ड कहां से आया है? ये पेस्चराइज्ड वर्ड जो है, इसकी जो डिस्कवरी की थी लुइस पास्चर ने, इसमें जो मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 टू 30 सेकंड तक हीट किया जाता है और सडनली चिल किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, जो हीटिंग है, हीटिंग की वजह से बहुत सारे माइक्रोब्स किल हो जाते हैं और जो बच जाते हैं वो सडनली चिल करने से वो ग्रो नहीं कर पाते, और ऐसे मिल्क को हम कहते हैं पेस्चराइज्ड मिल्क। अब बात हम करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल की स्टोरेज हम कैसे करते हैं। ये जो है फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल को जो आप पैकेट के अंदर देखते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एयर टाइट पैकेट्स में रखा जाता है, जिससे कि माइक्रोब्स उस पर अटैक ना कर सके। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की। ये तो आप सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर 78% नाइट्रोजन है और प्लांट्स जो है डायरेक्टली इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते, परंतु कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं, सिर्फ कुछ प्लांट्स। और वो प्लांट्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, मतलब ऐसे पौधे, ऐसे मतलब दाल वाले पौधे खासतौर से, जो उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज कर सकते हैं? इनकी रूट्स के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होती हैं, और उसमें एक स्पेशल काइंड का बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम प्रेजेंट होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है या यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और साथ साथ एक तरीका और है, वो है जब भी लाइटनिंग होती है, जब भी बादल गरजते हैं, तो हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है और हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार जब बारिश होती है तो बारिश के पानी में घुल करके अर्थ के ऊपर गिरते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। अभी आपको मैंने राइजोबियम के बारे में बता दिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है। जैसा भी आपको बताया कि 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन and it is the main constituent of all organisms as part of proteins, chlorophyll, nucleic acid, vitamins etc. अब ये जो पौधों के अंदर या मनुष्यों के अंदर या एनिमल्स के अंदर ये नाइट्रोजन कैसे पहुंचती है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। It means they fix the atmospheric nitrogen and change into usable form. When they are changed into usable form, then they go into the soil. मतलब बैक्टीरिया उन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया और ये सोयल के अंदर चली गई। सोयल में जाने के बाद ये प्लांट्स के द्वारा रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है और ये प्लांट्स जब एनिमल के द्वारा
ईट किए जाते हैं तो ये एनिमल में फिर नाइट्रोजन ट्रांसफर हो जाती है, और एनिमल ने जब प्लांट्स को ईट कर लिया और नाइट्रोजन एनिमल से पहुंच गई। अब ये वापस एनवायरनमेंट में कैसे जाती है? जब भी ये एनिमल एक्सक्रीट करते हैं या अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं या मरते हैं, तब ये नाइट्रोजन वापस सोयल में पहुंच जाती है, और इसको जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ये इसको वापस नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और साथ साथ गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो गैसियस फॉर्म जो नाइट्रोजन की है वापस एटमॉस्फेयर में जाती है, और इस प्रकार नाइट्रोजन की परसेंटेज एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहती है। That's all from my side for this chapter. If you have any query or doubt, you can drop down in the comment section. Thank you. Stay home, stay safe.